चूल्हे वाली रसोई से भागी देवरानी अपने घर के मॉड्यूलर किचन में, जहां चिमनी, एग्जॉस्ट, एयर फ्रायर, ओवन, इलेक्ट्रिक चूल्हा, फ्रिज, ओवन, मिक्सर ग्राइंडर और जूसर जैसी सारी चीजें हैं। दोपहर के समय अप्रिन पहने प्रीति जैसे इलेक्ट्रिक चूल्हे पर चढ़ी कढ़ाई में छौंक लगाती है, धांस पूरे किचन में भर जाती है। ये चिमनी फिर से खराब हो गई। खांसती हुई प्रीति किचन से निकलकर हॉल में आती है, जहां उसके मम्मी पापा, वंदना और अभय सोफे पर बैठे हैं। पापा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि चिमनी में कुछ खराबी है, ठीक करवा लो, लेकिन नहीं। अब देखो, आज फिर बंद हो गई और पूरे किचन में धांस भर गई है। प्रीति, मैंने मैकेनिक को आज सुबह ही बुला लिया था, वो कुछ ही देर में पहुंचता ही होगा। और तुम्हें कहता कौन है खाना बनाने को? मैं हूँ ना खाना बनाने के लिए। मम्मी, आपको तो पता है कि मुझे खाना बनाकर खिलाना कितना पसंद है। हाँ प्रीति, ये तो मैं जानती हूँ और मुझे यकीन है तेरे ससुराल वाले भी तेरी इस आदत से बहुत खुश होंगे। कौन? वो गांव वाले? प्रीति, ऐसा नहीं बोलते। वो भले ही गांव के हैं, लेकिन बहुत रईस, इज्जतदार और जमींदार लोग हैं। और तेरे ससुर तो गांव के सरपंच भी हैं। है तो गांव के ही ना। वहाँ कच्ची रसोई होगी, मिट्टी के चूल्हे में खाना बनता होगा। मैं वहाँ कैसे खाना बनाऊंगी? प्रीति, भले ही वो गांव में रहते हैं, लेकिन आजकल कौन मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाता है? सब गैस का इस्तेमाल करते हैं। मम्मी, मुझे वहाँ शादी नहीं करनी। तो परेशान क्यों होती है? मैं तुझे वो सारी चीजें दूंगा जो तेरी इस मॉड्यूलर किचन में है। तो वहाँ अपनी अलग रसोई बना लेना। और देख, अब रिश्ता पक्का हो गया है, तो तू ऐसी बातें मत कर। ठीक है पापा, अगर आप कहते हैं तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ। जिस समय प्रीति और अभय की उसके ससुराल के बारे में बात हो रही थी, उसी समय उसके होने वाले ससुराल, जो कि गांव की सबसे पुरानी और पुश्तैनी हवेली के बरामदे में बैठा पूरा परिवार, आभा, विनय, धर्मेंद्र, जितेश और कल्पना, उसकी होने वाली जेठानी का परोसा हुआ दाल, चावल, आलू भुजिया और रोटी खा रहा है। बहू, तुम अपने ससुराल वालों की पसंद नापसंद का कितना ख्याल रखती हो। समय पर नाश्ता बनाती हो, दिन का रात का खाना भी बनाती हो, और ये सब अकेले बिना किसी शिकायत के करती हो। हाँ माँ जी, बस अब देवरानी जी आ जाएं तो हम दोनों मिलकर आप लोगों का ख्याल रखेंगे। भाभी, आपको तो पता है ना कि आपकी देवरानी शहरी है। अगर उसे मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आया तो? चिंता मत करिए देवर जी, मैं सब सिखा दूंगी। हेमा, तुम तो जिंदगी भर यही करती आई हो, तुम्हें तो कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन वो शहरी है, उसने कभी ये काम नहीं किया। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम एक गैस चूल्हा लाकर रख लो। अरे नहीं, आप चिंता क्यों करते हो? मैं सब सिखा दूंगी उसे। सब्जियां उगाना भी सिखा दूंगी और उन्हीं ताजी सब्जियों को मिट्टी के चूल्हे पर पकाना भी। ये तो शादी के बाद ही पता चलेगा कि कौन सिखा पाता है और कौन अपनी मर्जी चला पाता है। और प्रीति और जितेश की शादी बहुत ही जल्द, मतलब अगले महीने ही हो जाती है। अपने घर से सफारी में जितेश के साथ विदा होकर प्रीति दोपहर के समय उसके गांव पहुंचती है। गांव की गलियों से होती हुई हवेली की तरफ बढ़ती हुई प्रीति गली के दोनों तरफ बने कच्चे मकानों, पक्के मकानों की खपरेल और आंगन में जल रही मिट्टी के चूल्हों से निकलता हुआ धुआं देखती है। हे भगवान, ये कितना पिछड़ा गांव है। यहाँ तो हर घर में चूल्हा जल रहा है। कहीं मेरे ससुराल में भी तो ऐसा नहीं होगा? वो एकदम से खुद को संभालती है और अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो फालतू में घबरा रही हूँ। अगर मेरे ससुराल में ऐसा हुआ भी तो पापा ने मॉड्यूलर किचन का सामान किस लिए दिया? मैं अपनी अलग रसोई बना लूंगी। प्रीति सोच ही रही थी और सफारी पुश्तैनी हवेली के आंगन में जाकर रुकती है। और वो देखती है कि आंगन बहुत बड़ा है और आंगन के एक कोने में बैलगाड़ी का पहिया और पुराना हल रखा है। एक कोने में ट्रैक्टर, ट्रॉली, कल्टीवेटर और रोटावेटर रखे हैं। ट्रैक्टर और ट्रॉली का तो पता है, लेकिन उसके बगल में क्या रखा है? वो किस काम आता होगा? तभी प्रीति देखती है हवेली के दरवाजे पर उसकी सास आभा, नंद कल्पना और जेठानी हेमा आरती की थाली और फूल लिए खड़ी है। प्रीति और जितेश जैसे ही सफारी से नीचे उतरते हैं, वो तीनों उन दोनों पर फूल बरसाती हुई हवेली की दहलीज तक ले जाती है। और फिर हेमा दहलीज पर कलश रख देती है। प्रीति दाएं पैर से कलश गिराकर जितेश के साथ गृह प्रवेश करती है। तुम्हारा स्वागत है देवरानी जी ससुराल में। प्रीति सबके पैर छूती है। बस बस बहू, अपनी ऊर्जा शाम के लिए बचा कर रखो। गांव की सभी औरतें तुम्हें देखने आएंगी। जितेश जब प्रीति को अपने कमरे में ले जा रहा होता है तो वो देखती है कि हवेली के अंदर से एक आंगन में चारों तरफ बनी हुई है। वहीं अपने कमरे में जाकर प्रीति कुछ घंटे आराम करती है और फिर साड़ी और ज्वेलरी पहनकर मुंह दिखाई की रस्म के लिए बरामदे में आ जाती है, जहां पहले से ही उसके ससुराल की औरतों के साथ गांव की बहुत सारी औरतें उसी का इंतजार कर रही थी। दीपिका, बिंदु, निवेदिता और राशि उसे देखकर उसके पास आती हैं। आभा काकी, शहरी बहू तो बहुत सुंदर लाई हो। हाँ वो तो है। अच्छा काकी, आपकी शहरी बहू मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना लेती है ना? गांव का चूल्हा चौका संभाल लेगी ना? नहीं, क्योंकि मुझे मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता। काकी देखना, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी शहरी बहू पहली रसोई में ही घर फूंक दे। हेमा निवेदिता के पास जाती है और चिंता मत करो निवेदिता बहन, मैं हूं ना उसकी जेठानी, मैं उसे सब सिखा दूंगी।
तो फिर पहली रसोई की रस्म कब है? कल है, और आप सब कल दोपहर मेरी देवरानी की पहली रसोई की रस्म में जरूर आना और चक्कर बताना मेरी देवरानी मिट्टी के चूल्हे पर कैसा खाना बनाती है। मुंह दिखाई की रस्म पूरी करके और खाना खा के प्रीति अपने कमरे में चली जाती है और टहलने लगती है। पलंग पर बैठा जितेश उसे देखता है और क्या हुआ प्रीति, तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? प्रीति रुककर मैं परेशान नहीं हूँ, बस मैंने औरतों की जो बातें सुनी उसी के बारे में सोच रही हूँ। कैसी बातें? तुम्हारे घर में रसोई अभी भी कच्ची है और मिट्टी का चूल्हा है, मैं कैसे खाना बनाऊंगी उस पर? मैंने तो आज तक मिट्टी का चूल्हा ही करीब से नहीं देखा। अरे बस इतनी सी बात, परेशान क्यों होती हो? भाभी तुम्हें सब सिखा देंगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, पापा ने मुझे कितना कुछ दिया है, इलेक्ट्रिक चूल्हा, ओवन, मिक्सर, मैं सब मैनेज कर लूंगी। वो उत्साहित होकर जितेश का हाथ पकड़ती है। एक काम करो ना, आंगन में रखे दहेज के सामान में से किचन का सारा सामान रसोई में रखवा दो ना, अभी के अभी। अरे ठीक है, मैं अभी रखवा कर आता हूँ, तुम आराम करो। जितेश कमरे से बाहर निकल जाता है। प्रीति राहत की सांस लेती है और पलंग पर बैठ जाती है। अगली सुबह हेमा नहा धोकर तुलसी के पौधे में दीपक लगाकर सूरज को अर्घ देती है। फिर रसोई में जाती है और देखती है कि वहां पहले से ही उसकी देवरानी प्रीति और उसकी सास मौजूद है। प्रीति रसोई में रखे 2 मिट्टी के चूल्हों, सूखी लकड़ियों, कंडों, बर्तन स्टैंड और एक पुराने फ्रिज की तरफ इशारा करती है और जेठानी जी, रात में आपके देवर ने रसोई में जो सामान रखवाया था वो कहाँ है? वो मैंने स्टोर रूम में रखवा दिया है। लेकिन क्यों? मैंने तो वो अपने लिए मंगवाया था। हेमा चूल्हे की तरफ इशारा करते हुए। क्योंकि वो सामान मेरी इस रसोई में किसी काम का नहीं था देवरानी जी, और मेरी रसोई में उस चूल्हे पर खाना बनता है, ना कि गैस चूल्हे या इलेक्ट्रिक चूल्हे पर जेठानी जी, मैंने तो कभी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाया ही नहीं, यहाँ तक कि मैंने चूल्हा ही इतने करीब से पहली बार देखा है। हेमा प्रीति के कंधे पर हाथ रखती है। अरे तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूं ना, सब सिखा दूंगी। हेमा चूल्हे के पास जाती है, चूल्हे के अंदर लकड़ी डालती है, हल्का सा कैरोसिन छिड़कती है और माचिस से आग लगाती है। धुआं उठता है और फिर आग जलने लगती है। देखो, इतना आसान तो है चूल्हे में आग जलाना। हाँ, लेकिन यहाँ तो सब्जियां दिखाई ही नहीं दे रही, मैं बनाऊंगी क्या? हेमा प्रीति की तरफ देखकर मुस्कुराती है, फिर चूल्हे पर कढ़ाई रखती है। खीर बनाओगी? हेमा फ्रिज में रखा दूध, मसालों के डिब्बे में रखे ड्राई फ्रूट्स और शक्कर अपनी देवरानी को देती है और तुम खीर बनाने की तैयारी करो, मैं सब्जी के पौधों को पानी देकर आती हूँ, और हाँ, कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना, मैं यही घर के पिछले हिस्से में हूँ। हेमा मुस्कुराती और रसोई से बाहर चली जाती है। उसके साथ उसकी सास भी वहां से चली जाती है। प्रीति जलते हुए चूल्हे को डरी हुई देखती है। उसी समय उसके सरपंच ससुर विनय गांव के कुछ बुजुर्गों रोहित, रवि और भोला के साथ हवेली के कुछ दूर चौराहे में एक चबूतरे पर बैठे गांव की समस्याओं पर बात कर रहे थे। सरपंच साहब, वो पहाड़ वाली रोड अभी तक नहीं बनी। अरे मैंने अर्जी लगा दी है, बस कुछ दिनों में रोड का काम शुरू हो जाएगा, चिंता मत करो। अरे वही सिंचाई का पानी नहर में कब तक छूटेगा सरपंच जी? खेत सूख रहे हैं। बस 2 दिन बाद ही नहर में भी पानी आ जाएगा। अरे तुम सब सरपंच साहब को क्यों परेशान कर रहे हो? अभी उनके बेटे की शादी हुई है, उनका मन तो घर में लगा होगा। उनकी बहू आज पहली रसोई कर रही है ना, सोच रहे होंगे बहू क्या क्या बना रही होगी। अपनी समस्याएं उन्हें आज नहीं कल बताना। तभी भोला को विनय के घर से काले धुएं का एक मोटा गुबार उठता दिखाई देता है। वो धुएं की तरफ इशारा करता है और सरपंच साहब, आपके घर में धुआं। धुआं की तरफ देखे बिना ही हाँ, मेरी बड़ी बहू छोटी बहू को चूल्हे पर खाना बनाना सिखा रही होगी। नहीं, ये तो आग लगने जैसा धुआं है। सभी घबराकर खड़े हो जाते हैं और पहले धुएं की तरफ देखते हैं, फिर सरपंच के घर की तरफ भागते हैं। जब वो सभी हवेली के अंदर वाले आंगन में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रसोई के अंदर से धुआं निकल रहा है और हेमा खांसती हुई प्रीति को खींचकर रसोई से बाहर निकालकर आंगन में लेटा रही है। प्रीति का चेहरा कालिख से सना हुआ है और वो भी जोर से खांस रही है। धर्मेंद्र और जितेश बाल्टी में पानी लेकर रसोई की तरफ भागते हैं। देवरानी जी, क्या हुआ? आग कैसे लग गई? आपने जैसा मुझे बताया था मैं वैसा ही कर रही थी, लेकिन आग बुझ गई तो मैंने आग जलाने के लिए और केरोसिन डाला। फिर क्या किया? आग जली नहीं, बस धुआं हो गया। मैंने फूंक मारी और थोड़ा और केरोसिन डाला, फिर पता नहीं कैसे अचानक आग भड़क गई और ये सब हो गया। उसी के पास खड़ी आभा, अच्छा हुआ बड़ी बहू समय पर पहुंच गई थी, नहीं तो तुम तो पहली रसोई में ही रसोई फूंक देती और खुद को भी जला लेती। प्रीति रोने लगती है, फिर आंसू पोंछते हुए, मैं क्या करती, मुझे चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता। फिर भी जेठानी जी के कहने पर मैंने पहली बार चूल्हे पर खाना बनाने की कोशिश की और ये सब हो गया। गलती मेरी है, मैं ही तुमको अकेला छोड़कर पौधों में पानी देने चली गई थी, लेकिन अगली बार से ध्यान रखूंगी। मैं पास खड़े रहकर तुमको सब सिखाऊंगी।
तभी धर्मेंद्र और जितेश रसोई से बाहर आते हैं। उनके हाथ मुंह भी धुएं और राख से काले हो गए हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, आग बुझा दी है हमने। प्रीति उठ खड़ी होती है और जेठानी जी चलो अब आगे का काम पूरा करते हैं। हेमा और प्रीति रसोई में जाती हैं और देखते हैं कि रसोई की फर्श गीली है और चूल्हा टूटे हुए और पूरी रसोई धुएं की वजह से काली पड़ गई है। प्रीति टूटे हुए मिट्टी के चूल्हे को देखती है। जेठानी जी चूल्हा तो टूट गया है, अब खाना कैसे बनाऊंगी? तब तक जितेश भी वहां पहुंच जाता है। एक काम करता हूं, मैं इलेक्ट्रिक चूल्हा ले आता हूं। इलेक्ट्रिक चूल्हे की क्या जरूरत है देवर जी, मैं पहले से ही तैयारी करके रखती हूँ ऐसे किसी समय के लिए। हेमा हवेली के पीछे हिस्से की तरफ जाती है और एक नया साफ सुथरा मिट्टी का चूल्हा उठा लाती है। तब तक जितेश भी वहां से जा चुका था। ठीक है, अब तुम देखो कि मैं चूल्हे पर खाना कैसे बनाती हूँ और सीखो, कल से तुम्हें ऐसे ही बनाना है। हेमा टूटे हुए चूल्हे को हटाकर सूखे कपड़े से फर्श सुखाकर उसकी जगह साफ सुथरा चूल्हा रखती है और फिर चूल्हे में लकड़ी और उपले डालती है। फिर आग जलाती है, फिर कढ़ाई रखती है और फिर कढ़ाई में दूध डालकर खीर बनाना शुरू करती है। देखती जाओ मैं कैसे कैसे कर रही हूँ, हर एक स्टेप तुमको भी फॉलो करना है। आग को धीमा और फिर तेज कैसे करना है सब देखो और सीखो। प्रीति ध्यान से सब देखती है। कुछ देर बाद खीर तैयार हो जाती है। हेमा प्रीति की तरफ देखते हुए, सीख गई? हाँ थोड़ा थोड़ा सब समझ में आ गया जेठानी जी। ठीक है, थोड़ा अभी समझ आया, थोड़ा बाद में आ जाएगा। जब तक वो दोनों खीर बना रही थी तब तक प्रीति की पहली रसोई में न्योती गई औरतें भी गांव के साधारण लिबास में आकर बरामदे में सभी घर वालों के साथ बैठ जाती हैं। हेमा और प्रीति मिलकर खीर बरामदे में बैठे सभी लोगों को सर्व करती हैं। सब लोग खाना शुरू करते हैं। वाह प्रीति, तुम्हारी पहली रसोई की खीर का तो जवाब नहीं। बिल्कुल, लगता ही नहीं कि तुम पहली बार चूल्हे पर खाना बना रही हो। अरे देवरानी ने खीर नहीं बनाई, मैंने बनाई है। हाँ, सब कुछ जेठानी जी ने किया है, मैं तो बस उनके पास खड़ी उन्हें सब करते देख रही थी। हाँ, अभी तक तुम शहर में रही हो ना, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं पता होगा, पर अब तुम गांव की हो, जेठानी से सब सीख लो। मेरे पापा ने इतना महंगा मॉड्यूलर किचन का सारा सामान दिया है, वो किस काम आएगा? नहीं, हम गांव वाले हैं, शहरी लोगों की तरह गैस चूल्हे या इलेक्ट्रिक चूल्हे का बना खाना नहीं खाते, और मेरी चूल्हे वाली रसोई में तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ खाना वैसा ही बनेगा जैसे मैं अब तक बनाती आई हूँ। प्रीति अपनी जेठानी की बात का जवाब नहीं देती। जब सब लोग खीर खाकर वहां से चले जाते हैं तब दोनों देवरानी जेठानी बैठकर खीर खाना शुरू करती हैं। कैसी बेस्वाद खीर है, इसमें तो राख का स्वाद आ रहा है। पता नहीं ये गांव के लोग चूल्हे पर बना खाना कैसे खा लेते हैं। प्रीति बेमन से खीर खाती है और फिर अगले कुछ दिनों तक उसकी जेठानी उसे चूल्हे पर सुबह शाम और दोपहर खाना बनाने की ट्रेनिंग देती है। फिर एक सुबह रसोई में चूल्हे के सामने आटा गूंथ कर बैठी दोनों देवरानी जेठानी। देवरानी जी, अब तो तुम सीख गई होगी, अब तुम खाना बनाओ, मैं तुम्हें देखती हूँ, जो जो गलती होगी मैं तुम्हें बताऊंगी। प्रीति न चाहते हुए भी एक अच्छे स्टूडेंट्स की तरह अपनी जेठानी के सिखाए स्टेप्स दोहराती है। वो सबसे पहले चूल्हे में सूखी लकड़ी और कंडे डालकर आग जलाने के लिए कैरोसिन डालकर माचिस मारती है। आग जल तो जाती है लेकिन फिर बुझ जाती है। फिर प्रीति फूकने वाले पाइप से चूल्हे में फूंक मारती है। राख उड़कर सीधे उसके चेहरे पर आती है और वो खांसने लगती है। देवरानी जी देखो, तुम्हारा तो मेकअप हो गया। प्रीति अपना चेहरा साफ करती है और फिर फूंक मारती है। आग जल जाती है। वो चूल्हे पर तवा रख के पराठे सेकना शुरू करती है। प्रीति तवे पर रखे पराठे को हाथ से पलटने की कोशिश करती है और तवे से हाथ जला लेती है। क्या कर रही हो? चिमटा लो ना, ऐसे तो हाथ जलेगा ही। प्रीति चिमटा ले लेती है। जब प्रीति चिमटे से पलट पलट कर पराठे सेक रही होती है तब तक उसकी जेठानी तोरई काट कर अदरक लहसुन और प्याज का तड़का तैयार कर लेती है। पराठे सिक जाने के बाद प्रीति चूल्हे से तवा उतार कर कढ़ाई रखती है और तेल डालकर चूल्हे में लकड़ी डालकर आग तेज करने लगती है। तब तक तेल बहुत गर्म हो जाता है। फिर जैसे ही वो कढ़ाई में तड़का डालती है, तेल के छींटे और आग की लपटें छत तक उठती हैं। देवरानी जी, ऐसे करोगी तो पूरी रसोई जल जाएगी, थोड़ा आराम से करो। हाँ जेठानी जी, कर रही हूँ, मैंने जैसा सीखा वैसा कर रही हूँ, धीरे धीरे आएगा ना। कुछ देर बाद सब्जी भी बन जाती है। देवरानी जी, तुम चूल्हे पर खाना बनाना बहुत जल्दी सीख रही हो, अब मैं तुम्हें घर में ही सब्जियां उगाना सिखाऊंगी। हॉल में बैठे पूरे परिवार को सब्जी और पराठों का नाश्ता करवाने के बाद हेमा अपनी देवरानी को हवेली के पिछले हिस्से में ले जाती है और उसे टमाटर, बैंगन, लौकी और कद्दू के पौधे दिखाकर, देवरानी जी पहचान लो, ये है टमाटर, बैंगन, लौकी और कद्दू के पौधे। प्रीति ध्यान से पौधों में लगे टमाटर, बैंगन, लौकी और कद्दू के फल देखती है। मैंने तो पहली बार ये सब्जियां पौधे पर देखी हैं। मैंने अब तक सिर्फ सब्जियां खाई हैं, उगाई नहीं। वे कैसे उगते हैं ये मुझे पता ही नहीं है। हेमा पास ही रखी खुरपी उठाती है और
इसीलिए तो तुम्हें यहाँ लाई हूँ ताकि सिखा सकूं। शहर की तरह फ्रिज में रखी हुई बासी सब्जियां यहाँ कोई नहीं खाता। अब देखो मैं क्या क्या करती हूँ और तुम भी करो। हेमा पहले हाथों से बड़ी घास उखाड़ती है, फिर खुरपी से निराई करके कुएं से पानी भरकर सिंचाई करती है। उसकी देवरानी भी उसके साथ वो सब करती है। काम पूरा हो जाने के बाद, जेठानी जी मैं तो थक गई, अब और नहीं हो पाएगा। इतनी जल्दी? मैंने तो सुना था कि शहर के लोग जिम में घंटों कसरत करते हैं और तुम इतने में थक गई। मैं अब क्या ही बताऊं। सब्जियों की रोपाई करना सीख कर प्रीति थकी हुई अपने कमरे में जाती है और बिस्तर पर रखा फोन उठाकर अपनी माँ को कॉल कर देती है। मम्मी तुमने कहाँ फंसा दिया मुझे? प्रीति अपनी माँ से सारी बात बताती है। यहाँ तो जेठानी चूल्हे में ही खाना बनाती है और मुझसे भी बनवाती है, यहाँ तक कि सब्जियां उगाना भी सिखा रही है। मुझसे अब और नहीं हो रहा। मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी चूल्हे वाली रसोई से भागकर आपके पास आ जाऊं। प्रीति ऐसा नहीं बोलते, अभी तक तुम्हारी आदत नहीं थी ना, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अगर तुम उनके जैसी नहीं बन सकती तो उन्हें अपने जैसा कर दो। अपनी माँ से बात करके प्रीति फोन रख देती है और जब दोपहर का खाना बनाने के लिए दोनों देवरानी जेठानी रसोई में इकट्ठा होती हैं, तब चूल्हे में आग जलाते हुए, जेठानी जी आप मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना क्यों बनाती हैं? इलेक्ट्रिक या गैस चूल्हे पर क्यों नहीं बनाती? कौन झंझट पाले गैस का? मुझे तो डर लगता है कि कहीं गैस सिलेंडर फट जाए तो पूरा घर उड़ जाएगा। अगर आप नहीं बना सकती तो मुझे बनाने दीजिए, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, जब मिट्टी का चूल्हा है तो फिर रसोई में गैस चूल्हा लाने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम चूल्हे पर खाना बनाना सीख तो गई हो, धीरे धीरे आदत भी लग जाएगी। हाँ सीख तो गई हूँ, लेकिन सीखना मेरी मजबूरी है। आज तक मुझे मिट्टी के चूल्हे पर बना खाना पसंद नहीं आया, मैं मन मार कर खाती हूँ। अपनी जेठानी को समझाने की प्रीति की कोशिश नाकाम हो जाती है। फिर अगले दिन शाम को वो आंगन में टहलते हुए उसे समझाने का उपाय सोच रही थी। तभी उसकी जेठानी उसके पास आती है और, क्या हुआ देवरानी जी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। तो फिर चलो, आज मैं तुम्हें अपने गांव का आम का बगीचा दिखाती हूँ और पेड़ से ताजी कैरियां तोड़ना सिखाती हूँ। अच्छा कैरियां, चलो चलो। हेमा अपनी देवरानी को लेकर गांव के बाहर वाले आम के बगीचे में पहुंचती है, जहां पहले से ही गांव की औरतें आम की डालियों में झूला डाले झूला झूल रही थी और कुछ औरतें झूला छोड़कर कैरियां जोड़ रही थी। खाली झूला देखकर हेमा अपनी देवरानी प्रीति को झूले पर बिठाकर झूला झुलाने लगती है। जेठानी जी हम तो यहाँ कैरियां खाने आए थे ना? अरे हाँ, झूला देखकर भूल ही गई, 1 मिनट रुको। हेमा पत्थर उठाती और आम के पेड़ पर लगे कैरियों पर निशाना साध कर मारती है। ढेर सारी कैरियां नीचे बिखर जाती हैं। उन दोनों को देखकर दीपिका और राशि उनके पास आती है। अरे देवरानी जेठानी तुम यहाँ क्या कर रही हो? जमीन पर बिखरी कैरियां उठाती हुई हेमा, बस अपनी देवरानी को बगीचा घुमाने लाई हूँ, उन्हें भी पता चले कि गांव की गर्मियाँ कैसी होती हैं और ताजी कैरियों का स्वाद कैसा होता है। बोलती हुई हेमा झूले पर बैठी अपनी देवरानी को कच्ची कैरियां देती है। हमने सुना है कि तुम अपनी देवरानी को चूल्हे पर खाना बनाना सिखा रही हो। हाँ, चूल्हे की रसोई संभालना सिखा ही दिया, अब सब्जियां उगाना भी लगभग सीख ही गई है। सही है, तुम्हारी देवरानी सीख जाएगी तो तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। हाँ, अब हम दोनों मिलकर रसोई संभालेंगे। प्रीति उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती क्योंकि उसका ध्यान कैरियां खाने में होता है। चलो, गांव आकर कुछ तो अच्छा हुआ, मुझे ताजी ताजी कैरियां खाने को मिल रही हैं। दोनों देवरानी जेठानी कच्ची कैरियां खाने के बाद साथ में फुगड़ी खेलती हैं और जब सूरज ढलने वाला होता है तभी, चलो देवरानी जी सूरज ढलने वाला है, खाना बनाने का समय हो गया है। प्रीति अपनी जेठानी के साथ घर पहुंचकर एक बार फिर चूल्हे के पास पहुंच जाती है। उसने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसके साथ आया मॉड्यूलर किचन का सामान स्टोर रूम में रखा धूल खा रहा था और वो और उसका चेहरा चूल्हे की राख। एक रात प्रीति अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी अपना चेहरा देख रही होती है और पलंग पर बैठे जितेश से, मेरे चेहरे पर ब्लैक हेड्स और मुहासे आ गए हैं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स भी आ गए हैं। ये सब चूल्हे की वजह से है, मेरी स्किन खराब होती जा रही है, देखो ना मेरी क्या हालत हो गई है। जितेश प्रीति के पास जाता है और उसे पीछे से पकड़कर, अरे चिंता मत करो, ये गांव का मेकअप है, गांव की निशानी, तुम्हें बहुत जल्द इसकी आदत हो जाएगी। अच्छा, उड़ा लो तो मेरा मजाक। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं कल तुम्हारे लिए क्रीम ला दूंगा, ठीक है? जितेश अगले दिन उसके लिए क्रीम तो ला देता है, लेकिन उसका डेली रूटीन नहीं बदल पाता। पहले वो अपनी जेठानी के साथ चूल्हे की रसोई में नाश्ता बनाती, फिर उसके साथ हवेली के पिछले हिस्से में सब्जियों की देखभाल करने पहुंच जाती। एक दोपहर सब्जियों की क्यारियों के पास खुरपी लिए खड़ी पौधों में लगे फूल देखते हुई दोनों देवरानी जेठानी, देवरानी जी बाकी का काम बाद में करेंगे, अभी खाना बनाने का समय हो गया है। आज खाना आप बना लो, मैं काम खत्म करके ही आती हूँ। हवेली की दीवार में बने छोटे से छेद की तरफ इशारा करके, ठीक है, वहाँ पर हरी रंग की शीशी में जो दवाई है उसे पानी में घोलो और इन पौधों में छिड़क दो, फूल जल्दी बड़े होंगे। हेमा अपनी देवरानी को इंस्ट्रक्शन देकर वहां से चली जाती है। प्रीति जब दीवार के पास जाती है तो उसे वहां 2 हरी शीशियां दिखाई देती हैं।
नाम पढ़े बिना ही प्रीति एक शीशी उठाकर दवाई पानी में घोलती है और पौधों में छिड़क कर अपने कमरे में जाकर नहाकर नई साड़ी पहनकर रसोई में अपनी जेठानी के पास पहुंच जाती है। दाल चावल सब्जी और रोटी बना चुकी हेमा। हो गया काम? हाँ, दवाई डाल दी मैंने। इतनी जल्दी? हाँ, आपने ही मुझे सिखाया। अरे वाह, तुम बहुत जल्दी सीख रही हो। तो अब चलो दोनों देवरानी जेठानी मिलकर घर वालों को खाना खिलाते हैं। दोनों देवरानी जेठानी खाने के बर्तन उठाकर बरामदे की तरफ चल देती हैं। फिर शाम के समय जब दोनों देवरानी बाड़ी में जाती हैं तो देखती हैं कि सब्जियों के पौधों के सारे फूल झड़ गए हैं। अरे ये क्या हुआ? फूल कैसे झड़ गए? तुमने दवाई डाली थी ना? प्रीति वहीं पर पड़ी खाली दवाई की बोतल उठाकर अपनी जेठानी को दिखाती है। हाँ, मैंने डाली थी, जो आपने कही थी वही वाली। हेमा अपनी देवरानी के हाथ से बोतल लेती है और उसमें उसका नाम पढ़कर माथे पर हाथ रख लेती है। हे भगवान, तुमने ये क्या किया? ये तो कीटनाशक है, इससे तो सारे फूल झड़ जाएंगे। मुझे क्या पता, आपने ही बोला था हरी बोतल की दवाई डालने को। नाम तो पढ़ लेती, इसमें साफ साफ लिखा है ये एक कीटनाशक है। चलो कोई बात नहीं, छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। शहर वाले लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं। उन दोनों की बातें उनकी पड़ोसन बिंदु अपने घर के कुएं से पानी भरते हुए सुन रही थी। फिर वो बाड़ी के पास आती है और शहरी लोग सिर्फ पढ़े लिखे होते, होशियार नहीं होते। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मेरी देवरानी होशियार है, बस उसने कभी ये सब काम नहीं किया है, इसीलिए उससे गलती हो जाती है। प्रीति तब तो उससे कुछ नहीं बोलती, लेकिन रात भर सोचने के बाद अगली सुबह जब उसका पति आंगन में खड़ा ट्रैक्टर स्टार्ट करके वहां से जाने ही वाला होता है, तभी प्रीति उसके पास पहुंचती है और रुको, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ जल्दी बोलो, क्या हुआ? मुझे खेत पर जाना है। बस बहुत हो गया, मैं जब से आई हूँ तब से जेठानी जी मुझे अपनी तरह बनाने की कोशिश कर रही हैं। अब मुझसे ये नहीं होगा। तुम अपनी भाभी को समझा लो या मेरे लिए अलग रसोई बनवा दो। मैं चूल्हे पर खाना बिल्कुल नहीं बनाऊंगी अब, नहीं तो चूल्हे वाली रसोई से भाग जाऊंगी। ठीक है, मैं घर आकर भाभी से बात करता हूँ। जितेश खेत चला जाता है। किस्मत से उस दिन हेमा खेत में मजदूरों से काम करवा रहे अपने पति, देवर और ससुर के लिए खाना लेकर खेत पहुंच जाती है। खाना लेकर वो जब आम के पेड़ की छांव में बैठी थी तभी जितेश उसके पास आता है और भाभी देखो, तुम्हारी देवरानी परेशान हो रही है चूल्हे वाली रसोई में। तुम उसकी बात मान लो, थोड़ा समझो उसे। क्या देवर जी, आप भी अपनी पत्नी की तरफदारी कर रहे हो? उसे थोड़ा मजबूत बनाओ। उसने 2 आंसू क्या बहाए, तुम तो उसके आंसुओं में बह गए। मर्द बनो और उससे कहो कि गांव में ऐसे ही होता है। ठीक है भाभी। जितेश भी हेमा को नहीं समझा पाता। फिर अगली सुबह जब प्रीति रसोई में पहुंचती है तो वहां खड़ी उसका इंतजार कर रही उसकी जेठानी। देवरानी जी, आज तुम खाना बनाओ, मैं पौधों में दवाई डालने जा रही हूँ। प्रीति को काम बताकर हेमा सब्जी के पौधों में दवाई डालने चली जाती है। दवाई डालकर नहाकर दूसरी साड़ी पहनकर हेमा जब रसोई में आती है तो देखती है कि प्रीति की चोटी में आग लगी है, मगर उसे एहसास ही नहीं है। अरे! हेमा तुरंत उसके सिर पर एक लोटा पानी डालकर आग बुझाती है, मुंह का पानी साफ करते हुए। क्या हुआ? आपने मेरे सिर पर पानी क्यों डाला? तुम्हारे बालों में आग लगी थी, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? प्रीति अपने जले हुए बालों को छूती है। आज तक मैंने अपने 2 मुँहे बाल भी नहीं कटवाए थे और आज इस चूल्हे वाली रसोई ने मुझसे मेरे बाल छीन लिए। अब बस बहुत हो गया। प्रीति गुस्से में रसोई से निकलकर बरामदे में आ जाती है जहां उसकी सास, ससुर, पति और जेठ बैठे हुए थे। बस अब बहुत हो गया। आज आप लोग तय कर लीजिए कि इस घर में ये चूल्हे वाली रसोई रहेगी या मैं। अरे तुम इतना भड़क क्यों रही हो इतनी मामूली सी बात पर? आपको इतनी बड़ी बात मामूली सी लग रही है? ये सिर्फ बाल नहीं थे जो जले हैं, ये बाल मुझे बहुत प्यारे थे और अगर आप सही समय पर नहीं आती तो मेरी जान भी जा सकती थी। जेठानी जी, आपको ये चूल्हे वाली रसोई मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी है तो आप ही रखिए। मैं अब इस रसोई में खाना नहीं बना सकती, मैं मायके जा रही हूँ। छोटी बहू, ये क्या कह रही हो? और हाँ, मैं इस घर में तभी वापस आऊंगी जब यहाँ पर मॉड्यूलर रसोई होगी। ऐसा मत करो, नहीं तो लोग मुझसे कहेंगे कि चूल्हे वाली रसोई से भागी देवरानी। प्रीति अपनी जेठानी की तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखती है और अपने कमरे में जाकर अपना सामान पैक करके मायके पहुंच जाती है। हॉल में बैठे उसके मम्मी पापा अचानक उसे देखकर चौंक जाते हैं। प्रीति, आज अचानक सब ठीक तो है ना? अब मैं वहां नहीं जाऊंगी, मुझसे और नहीं सहा जाता चूल्हे का धुआं। रोते हुए प्रीति सारी बात बताती है। जब से ससुराल गई हूँ वहां मैंने अपनी पसंद का खाना भी नहीं खाया, बस सुबह शाम चूल्हे का खाना, चूल्हे का खाना। वंदना प्रीति के आंसू पोंछती है और अब तू रो मत। तू यहाँ आ गई है ना, तो मैं तुझे तेरा मनपसंद खाना बनाकर खिलाती हूँ। वंदना उसे किचन में ले जाती है। कुछ दिन बीतते हैं और गांव की औरतों को यह बात पता चल जाती है कि हेमा की देवरानी चूल्हे वाली रसोई से भागकर मायके चली गई है।
एक दिन दोपहर में जब हेमा खेत में काम कर रही अपने ससुर, पति और देवर को खाना देकर घर वापस लौट रही थी, खेत का काम करके घर वापस लौट रही दीपिका, बिंदु, निवेदिता और राशि उसे देखकर उसके पास जाती हैं और हेमा दीदी, तुम्हारी देवरानी वापस आई कि नहीं? नहीं, वो तो अपने मायके से आने को तैयार ही नहीं है। ओह अच्छा, चूल्हे वाली रसोई से भागी देवरानी, अभी तक वापस नहीं आई। हाँ, अब मैं क्या करूँ? वैसे गलती तुम्हारी देवरानी की नहीं, तुम्हारी है। ये तुम कैसे कह सकती हो? अरे वो जिंदगी भर शहर में गैस के चूल्हे पर खाना बनाती आई है और तुम उससे यहाँ चूल्हे में खाना बनवाती हो, तो चूल्हे वाली रसोई से तुम्हारी देवरानी भागेगी ही ना। आखिर खुद सोचो, अगर तुमसे कोई कहे कि तुम गैस चूल्हे पर खाना बनाओ तो तुम बना पाओगी क्या? नहीं बना पाओगी ना, तुम भी परेशान हो जाओगी। तो अपनी देवरानी की जगह खुद को रखकर देखो, फिर सोचो। उनकी बातों से हेमा सोच में पड़ जाती है और सोचती हुई घर पहुंचकर स्टोर रूम में जाती है। वहां से गैस चूल्हा, रेगुलेटर, नली और सिलेंडर निकाल कर किचन में लाती है। बहुत कोशिश करने के बाद वो न तो नली को रेगुलेटर से जोड़ पाती है और न ही रेगुलेटर को सिलेंडर से। वो हार मानकर अपने कमरे में चली जाती है और शाम को जब उसका देवर खेत से घर आता है तो बरामदे में उसके पास जाकर, देवर जी, रसोई में चलकर सिलेंडर और गैस का कनेक्शन कर दो। क्यों भाभी जी, क्या हुआ? बस ऐसे ही, मैं आज गैस पर खाना बनाकर देखना चाहती हूँ कि गैस पर खाना कैसा बनता है। जितेश रसोई में सिलेंडर का कनेक्शन गैस चूल्हे से जोड़ देता है। हेमा डरते डरते गैस चूल्हा जलाती है, लेकिन गैस पर सेकी रोटी जल जाती है। चावल भी ठीक से नहीं पकते और सब्जी का तो पूछो मत। बरामदे में बैठे उसके घर वाले जब गैस चूल्हे में बना खाना देखते हैं तो, हेमा, ये कैसा खाना बनाया है आज? आज मैंने गैस चूल्हे पर खाना बनाया, कुछ नया सीख रही हूँ। बहू, तुम इतना अच्छा खाना चूल्हे पर बना तो लेती हो, फिर गैस चूल्हे पर खाना बनाने की क्या जरूरत है? हेमा अगले 2-3 दिनों तक गैस चूल्हे पर खाना बनाने की कोशिश करती है और हर बार उससे खाना बिगड़ जाता है और घर वाले उसे समझाते। तीसरी रात घर वालों की बातें सुनकर हेमा बिस्तर पर लेटी सोचती है, वैसे देवरानी ने कुछ गलत नहीं किया था। चूल्हे वाली रसोई से भागकर मैंने उन्हें परेशान कर दिया था। अब मुझे पता चला कि गलती मेरी थी। मुझे उन्हें समझाना होगा और घर वापस लाना होगा। अपनी गलती का एहसास होते ही अगले दिन हेमा अपनी देवरानी के मायके पहुंच जाती है। उस समय वो हॉल में अपने मम्मी पापा के साथ बैठी पास्ता खा रही थी। जेठानी जी, आप यहाँ क्या करने आई हो? मैं तुम्हें लेने आई हूँ। नहीं, मैं उस चूल्हे वाली रसोई में दोबारा नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें उस चूल्हे वाली रसोई में दोबारा लेकर नहीं जाऊंगी। अब से ससुराल में तुम्हारी रसोई तुम्हारे हिसाब से होगी। जैसा तुम्हें चाहिए वैसा ही सब कुछ होगा। सच में? हाँ, अब मैं समझ गई हूँ कि चूल्हे वाली रसोई चलाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। हेमा के समझाने पर प्रीति मान जाती है और सामान पैक करके उसके साथ ससुराल पहुंच जाती है। हेमा प्रीति को रसोई में लाकर खड़ा करती है। उस समय वहां जितेश और धर्मेंद्र भी थे। अब बताओ तुम्हें क्या क्या चाहिए? जैसे तुम्हें रसोई चाहिए वैसी ही होगी। पहले तो स्टोर रूम में रखा मेरे मायके से आया रसोई का सारा सामान बाहर निकलवा दो। जितेश और धर्मेंद्र तुरंत स्टोर रूम जाकर किचन का सारा सामान ले आते हैं। अब मैं खुद जमाऊंगी अपनी रसोई। प्रीति मिट्टी के चूल्हे के बगल में इलेक्ट्रिक चूल्हा रखती है। उसी के पास ही ग्राइंडर, मिक्सर, जूसर और पुराने फ्रिज के ऊपर ओवन। देवरानी जी, ये रसोई अभी बेमेल लग रही है। मैं कुछ ही दिनों में तुम्हारा मनपसंद मॉड्यूलर किचन बनवा दूंगी। जेठानी जी, अगर हम दोनों मिलकर इसी रसोई में खाना बना सकते हैं तो फिर दूसरी रसोई की जरूरत ही क्या है? प्रीति अपनी जेठानी को गले से लगा लेती है। चूल्हे वाली रसोई और मॉड्यूलर किचन का मेल होते ही दोनों देवरानी जेठानी का भी मेल हो जाता है। अगर चूल्हे वाली रसोई से न भागती देवरानी तो ये मेल होने में और समय लग सकता था।